कैसे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग हिंदी को शुरू करने जा रहे हैं और आपका जो बैच रहने वाला है बहुत ही धांसू बैच रहेगा। इस बैच के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इस बैच के अंदर हम लोग उत्तराखंड एसआई को टारगेट करेंगे, कांस्टेबल को, आरओ को, एआरओ को और यूकेपीसीएस को। अब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात क्या है, ज़रा ध्यान से समझना आप लोग। आरओ एआरओ में और यूकेपीसीएस में, इनमें सिर्फ क्या है, आपके मेंस में ही हिंदी आती है, प्री में आपकी हिंदी कोई नहीं है। यहाँ पे क्या पूछी जाती है आपकी रीजनिंग के लिए भी आप लोगों की बैच जो है हमने अनाउंस कर दिया है। आपको पिछली जो अनाउंसमेंट की वीडियो थी, आशीष जी ने बताया कि हम लोग एक दिन आपकी हिंदी पढ़ाएंगे, एक दिन रीजनिंग पढ़ाएंगे। उसमें मैं रीजनिंग को बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके चलूँगा, बहुत हायर लेवल पे। 50 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है दोनों तरफ। एक क्वेश्चन भी बहुत कोशिश करूँगा मैं इतनी कि एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर ना जाए, उस हिसाब से मैं रीजनिंग आपको पढ़ाने वाला हूँ। बात करते हैं इधर कांस्टेबल के यूकेएसआई की। इसके अंदर आपकी हिंदी कितनी है, अगर सिलेबस नहीं बदलता तो आपकी हिंदी रहने वाली है 20 नंबर की। लेकिन इसका तो बदलना ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ उत्तराखंड एसआई की, क्योंकि इसका सिलेबस अभी कंफर्म नहीं है। इसका सिलेबस अनाउंस होना है, यही रहने वाला है कि बदलने वाला है। अगर सपोज ये बदल जाता है तो ये जो हिंदी है आपकी और पुराने वाला सिलेबस हो जाता है, तो ये हिंदी आपकी हो जानी है 100 नंबर की और 100 अंक 100 प्रश्न। मतलब हिंदी बहुत अच्छी और बहुत डिटेल में पूछी जाएगी। हिंदी पे कमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। और मैं वादा करता हूँ आप लोगों को, अगर आप इस बैच से जुड़े रहते हो शुरू से लेकर अंत तक, जब तक इसका एग्ज़ाम नहीं होता, अगर ये इसका सिलेबस बदले ना बदले, एक क्वेश्चन भी इधर से उधर जाने नहीं दूंगा किसी कीमत पे भी। बस आप लोग बने रहिएगा, लगे रहिएगा हमारे साथ, ठीक है ना। देखो आपको मैं क्या करने वाला हूँ, एक पूरा चैप्टर कराऊंगा, उसके बाद उसके एमसीक्यू साथ के साथ कराता जाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग हिंदी के अंदर जो आज पढ़ने वाले हैं, चैप्टर लेने वाले हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, जिसमें हम लोग किसे पढ़ेंगे, सबसे पहले उपसर्ग को। एक प्रश्न 110% यहाँ से आना ही आना है और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप लोग बस इस बैच के साथ बने रहेगा। हिंदी ऐसे पढ़ाऊंगा कि चाइनीज़ भी होगा ना, तो चाइनीज़ को भी हिंदी आ जाएगी। जिस पे हिंदी नहीं भी आती ना, उसे भी हिंदी सिखा के भेजूंगा इस बैच से मैं। बस आप लोग जुड़े रहेगा मेरे साथ, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीपली हम लोग हिंदी को पढ़ने वाले हैं। वादा करता हूँ आप लोगों ने इतनी डीप हिंदी अब तक पढ़ी नहीं होगी जितनी डीप में इसे पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपसर्ग प्रत्यय में उपसर्ग को, ठीक है। उपसर्ग आप लोग हेडिंग लगा दीजिए। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। आप लोगों ने इंग्लिश अगर पढ़ी होगी तो उसके अंदर आप लोगों ने प्रीफिक्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो उपसर्ग होते क्या है, सबसे पहली बात ये आती है कि उपसर्ग को हिंदी की किस शाखा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो हिंदी में एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो शब्द, शब्द भेद। ये आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, शब्द भेद क्या है। पूरी हिंदी व्याकरण जो है, पूरी हिंदी व्याकरण वो आपकी शब्द भेद से निकली है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ शब्द भेद की, तो शब्द के भेद कितने हैं, इसके 4 भेद होते हैं, ठीक है। वो 4 भेद क्या क्या है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो उपसर्ग है वो हिंदी की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ। पहला प्रश्न तो यही पूछ लेता है कि शब्द के भेद कितने, तो शब्द के भेद कितने हैं, 4। नंबर दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। नंबर 3, अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर। और नंबर 4 आपका व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर। तो जो हम लोग उपसर्ग पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं इस शाखा के अंतर्गत, क्योंकि इस शाखा के कितने प्रकार हैं, इस शाखा के 3 प्रकार हैं। और जो कौन कौन से हैं, इस शाखा के 3 प्रकार हैं आपके, रूढ़ शब्द, ठीक है, यौगिक शब्द और आपके योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। और ये आते हैं आपके उपसर्ग इस शाखा के अंदर, यौगिक शब्द। क्योंकि यौगिक शब्द के भी कितने प्रकार हैं, इसके हैं 4 प्रकार,
ठीक है, ध्यान से देखते जाना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के, इसलिए अच्छी तरीके से नोट करके चलना है इसे। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला आपका आता है उपसर्ग, फिर आता है आपका प्रत्यय, ठीक है, उसके बाद आपका आता है समास, और उसके बाद आती है आपकी संधि। तो टोटल कितने प्रकार हो गए हैं? 1 2 3 और ये 4। तो आपने देखा आपके उपसर्ग प्रत्यय कहाँ पे आ रहे हैं? यौगिक शब्द के अंतर्गत आ रहे हैं। तो यानी कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग उपसर्ग को शब्द भेद के अंदर, एक प्रकार होता है रचना और बनावट के आधार पर, उसी के अंदर एक प्रकार होता है यौगिक शब्द के अंदर जो आपका आता है उपसर्ग, हम यहाँ से पढ़ते हैं। यानी शब्द भेद के अंदर रचना बनावट के आधार पर हम लोग उपसर्ग को पढ़ते हैं। अब वापस आते हैं उपसर्ग को, देखते हैं क्या मामला होता है उपसर्ग का। देखिए, उपसर्ग जो है आपका 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक उप और एक सर्ग, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। उप का मतलब क्या होता है? समीप। उप का अर्थ क्या है? समीप। और सर्ग का मतलब होता है सृजन करना या निर्माण करना, ठीक है ना, सृष्टि करना, सृजन करना, निर्माण करना। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो वे शब्द जो किसी शब्द के साथ आकर या किसी मूल शब्द के साथ आकर उसके अर्थ में थोड़ा या पूरा का पूरा विपरीत, यानी कि उसका अर्थ को पलट देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? शब्द के साथ आकर शब्द के अर्थ में बदलाव करना, ठीक है, शब्द के अर्थ में बदलाव करना, ये क्या है आपका? इसका अर्थ होता है उपसर्ग का। अगर मैं बात करूँ परिभाषा के हिसाब से किस तरीके से आएगा, तो देखो परिभाषा इसकी क्या कहती है। परिभाषा के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आपको करना है। आप कोई उपसर्ग का यूज करेगा, शब्दांश शब्द का, उपसर्ग के लिए उस यूज करता है शब्दांश, बोलेगा वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ को विपरीत कर देते हैं अथवा उसके अर्थ में थोड़ा बदलाव ला देते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा? वे शब्दांश, ठीक है, नोट करते जाना, अच्छी सी प्यारी सी सुंदर सी कॉपी बनाओ और नोट करते जाओ। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को विपरीत कर दें, विपरीत मतलब विलोम कर दे, तुरंत विपरीत कर दे अथवा थोड़ा बदलाव कर दे, तो ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका चाहे तो हो उपसर्ग और चाहे मैं पढ़ाऊँ आपको प्रत्यय, तो ये कोई शब्द नहीं होते, ठीक है, ये दोनों के दोनों ही क्या है? ये है आपके शब्दांश। ये एक शब्द का अंश होता है जो कि शब्द के समीप जुड़ते हैं। तो आप ये ध्यान रखना है, कोई शब्द नहीं है, क्या है? शब्दांश है, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी आपने ध्यान रखनी है, उपसर्ग के लिए जो शब्द यूज करते हैं, कभी कभी बोल देगा उपसर्ग का सूत्र क्या है, तो उपसर्ग का जो सूत्र है वो बैठता है आपका प्रादेय, ठीक है, क्या है? प्रादेय। जबकि अगर आप लोगों से प्रत्यय का पूछा जाए, ये प्रत्यय मैं बताऊंगा, यहाँ पे बताता हूँ, प्रत्यय का जो सूत्र बैठता है वो बैठता है परश्च। वो क्या बैठता है? परश्च। यानी कि प्रत्यय को क्या कहते हैं? परश्च, और उपसर्ग को क्या कहते हैं? प्रादेय है, ठीक है। ये आपको उपसर्ग में लगा दिख सकता है इसके अंदर। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शब्दांश क्या? देखो आप लोग क्या करोगे, इसका मतलब इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ कि शब्दांश प्लस मूल शब्द बराबर क्या बनेगा? नया शब्द। यानी यहाँ से मुझे क्या पता लगा? यहाँ से मुझे पता चला कि उपसर्ग हो, अगर वो उपसर्ग है तो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ेगा, अगर ये प्रत्यय होता तो वो लास्ट में जुड़ता। तो मैं सिर्फ उपसर्ग को लेके चलता हूँ कि उपसर्ग हमेशा किस में जुड़ता है? मूल शब्द में जुड़ता है, ठीक है। जैसे
आप लोगों ने लिखा शेष, ठीक है, आपने इससे पहले क्या लगा दिया v, तो v प्लस शेष क्या हो जाएगा विशेष। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका जो v आपने उपसर्ग इसके अंदर जोड़ा, इसने थोड़ा बदलाव लाया कि पूरा बदलाव लाया, तो आप कहोगे ना जी सर ये शेष है विशेष है, तो थोड़ा सा बदलाव लाया, पूरा नहीं आया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अंत, तो यहाँ पे एक प्रत्यय लगा दूँ अन, तो क्या हो जाएगा ये अनंत। अब बताओ कि बदलाव पूरा आया कि नहीं आया। अंत का क्या कर दिया, अनंत यानी क्या कर दिया, सीधा विलोम। आप लोगों ने नोटिस करने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो बात बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कारगर है। अभी इसके ऊपर 2 सवाल कराऊंगा, आप लोग ध्यान से देखना, बड़े बड़े धुरंधरों का माथा टिक जाता है। जो सवाल कराऊंगा तो ध्यान से देखना जो मैं बोलूँगा। उपसर्ग बेसिकली क्या है, उपसर्ग किस में जुड़ते हैं, मूल शब्द में जुड़ते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, ये या तो थोड़ा बदलाव लाएंगे या उसे विपरीत कर देंगे उसके अर्थ को, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही कोई अनजान शब्द है उसके अंदर जुड़े और फिर अनजान शब्द बना दिया, ना, ऐसा नहीं हो सकता। शब्द या तो विलोम बनेगा या उसके ही मिलता जुलता कोई अर्थ रखेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एक शब्द बिल्कुल अलग अर्थ देता है और इसमें आप लोगों ने उपसर्ग जोड़ा बिल्कुल ही अलग अर्थ दे दिया। यानी उन दोनों का मूल यानी जड़ जो है वो बराबर रहेगी, उनका जो जड़ है वो बराबर रहेगी। जैसे आपका पेड़ है, पेड़ की क्या है, जड़। अब चाहे पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, शाखाएं चाहे कितनी निकाले, लेकिन उसकी जड़ क्या है, वो एक ही है। चाहे कितने भी पत्ते जुड़ जाएं, लेकिन पत्तों की अगर मैं जड़ देखूंगा कॉमन जाके, तो वो कहाँ है, धरती से एक ही जुड़ी मिलेगी। तो अर्थ भले इधर उधर भाग जाए, विलोम हो जाएगा, उसके जैसा रहेगा, लेकिन मूल शब्द वही रहेगा। जैसे यहाँ पे विशेष था तो शेष इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे अंत है, अन प्लस अंत तो अनंत, तो बात तो वही, भले ही विपरीत होगा लेकिन अंत इसमें जुड़ा हुआ है। बात समझ आ गई, ऐसा अर्थ नहीं बनेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक ले लेता हूँ, कुलीन ले लिया मैंने एक शब्द यहाँ पे, कुलीन, ठीक है। तो कुलीन आप देखोगे कि कू क्या होता है, इसके अंदर एक उपसर्ग होता है, इसका अर्थ होता है बुरा, और ये क्या होता है, लीन। लीन का मतलब क्या होता है, ध्यानमग्न, ध्यानमग्न। इससे एक एग्जाम्पल मैं भी लूँगा, मैं वहाँ बताऊँगा ये बात। कू प्लस लीन, ध्यानमग्न। आप बताओ, इसका अर्थ तो होता है ध्यानमग्न, लेकिन जब आपने कुलीन लगाया, कुलीन का अर्थ क्या होता है, अच्छे कुल का। अब आप मुझे बताओ, क्या कहीं पे इसने इसके अर्थ को थोड़ा बदला या विपरीत किया, ना। लीन बिल्कुल एक अलग अर्थ देने वाला शब्द है, जबकि कुल एक परिवार से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल ही तहस नहस हो गया मामला अर्थ का। तो इसका मतलब ये ऐसा शब्द नहीं है, ये उपसर्ग विधि से नहीं बना हुआ। जो शब्द उपसर्ग विधि से बनते हैं उनकी मैं कुछ कंडीशन बताता हूँ, आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा। मेरी बात समझ गए होंगे ना। अब मैं जो नहीं समझा उसे और अच्छे तरीके से डिफाइन कर देता हूँ। पहली बात आपको जो नोट पॉइंट रखना है ध्यान, वो तो ये कि उपसर्ग विधि से बने शब्द, उपसर्ग विधि से बने शब्द मूल शब्द से जुड़े रहते हैं, मूल शब्द से जुड़े होते हैं, ठीक है। पहला तो ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा है उपसर्ग विधि से बने शब्द मूल शब्द का विपरीत, अथवा क्या बोल सकता हूं मैं इसे, विलोम, या उसी के अर्थ के जैसा विपरीत, अथवा विलोम शब्द, विलोम या उसी के अर्थ जैसा कोई एक शब्द होते हैं, ठीक है। यानी कि जो उपसर्ग विधि से जो शब्द आप निर्माण करते हो, ठीक है, उससे जो शब्द बनेगा या तो मूल शब्द का जस्ट विपरीत होगा या उसी के जैसा एक अर्थ देने वाला छोटा शब्द होगा, ठीक है। एक ही हो गया। दूसरा नोट पॉइंट आपका क्या है, दूसरा नोट पॉइंट है कि उपसर्ग विधि से बने शब्द, उपसर्ग विधि से बने शब्द मूल शब्द के सापेक्ष
तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये तीन प्रकार कौन कौन से देख लेते हैं ज़रा भाई। या तो पर्यायवाची होगा, पर्यायवाची, पहला तो पर्यायवाची हो सकता है, ठीक है। दूसरा वो विलोम हो सकता है या वो नया शब्द हो सकता है। नंबर 3 क्या हो सकता है, वो नया शब्द। लेकिन इस नए शब्द में भी मूल शब्द का अर्थ होगा। अब आपकी समझ में एक बात नहीं आ रही कि मूल शब्द क्या है, बार बार। तो एक मैं शब्द लिखता हूँ स्वाभिमान। ठीक है ना, एक मैंने शब्द लिख दिया स्वाभिमान। आप मुझे बताओ इस शब्द के अंदर मूल शब्द कौन सा है। तो आप कहोगे सर इसमें से एक तो आप स्व शब्द उपसर्ग हटाओ, इसके अंदर 2 उपसर्ग, एक स्व, एक फिर अभी, और एक बचा के आपका मान। तो मेन शब्द जो है ना, मूल शब्द, वो इसके अंदर मान है। बात समझ में आ गई। मूल शब्द क्या इसके अंदर मान, बाकी दोनों तो क्या थे, उपसर्ग। यानी कि उपसर्ग हटा दो, प्रत्यय हटा दो। उपसर्ग और प्रत्यय हटा के जो शब्द आपका बचता है वही क्या होता है, मूल शब्द होता है। और ध्यान रखना, जब भी आप उपसर्ग से मिला के कोई शब्द बनाओगे, प्रत्यय से मिला के कोई शब्द बनाओगे, उसका अर्थ चाहे जो हो, चाहे वो विलोम हो, चाहे शब्द वो नया हो, चाहे उसके समीप हो, लेकिन वो अपना मूल अर्थ कभी नहीं छोड़ेगा। उसके अंदर मूल शब्द का अर्थ जरूर जुड़ा रहेगा, यह आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई। अब इसके जैसा मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जरा वहाँ से आप लोग ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को आप लोग। अब देखता हूँ आप लोग यहाँ से कितना समझ पाए। मैं बोलता हूँ कि कौन सा शब्द, प्रश्न कैसे आएगा पहले वो दिखा देता हूँ। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से निर्मित नहीं हुआ है। आप लोगों से मैं एक बात और बोलूँगा, ये आप लोगों ने एग्जाम में ध्यान रखनी है। ये जो शब्द होता है ना, ये जल्दबाजी में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, शब्द को पढ़ते नहीं। जैसे आप लोग इसे पढ़ने बैठे हो ना, कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से निर्मित हुआ है, आप लोग धोखे से पढ़ लेते हो, ये छूट जाता है। जब भी आप लोग कोई भी प्रश्न पढ़ते हो, उससे बहुत ही ठंडे दिमाग से आराम से पढ़ना है। और ऑप्शन आपको भले ही पहले नंबर पे आपका जो आपने सोचा था आंसर पहले नंबर पे रखा है, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शन चारों पढ़ने हमेशा। ये कई बार आप लोग जब प्रैक्टिस में आपको कराऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, अब आप देखना कि आप तो एक तो नहीं जहाँ मैं दूंगा, ये आप लोगों से कई बार छूटेगा। और दूसरा ऑप्शन में आप लोग पूरा ना पढ़ने की वजह से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन ये आंसर ज़्यादा सटीक होगा बशर्ते किसके बिहाफ पे, जो आपको पहले नंबर पे दे रखा होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा पहले नंबर पे देखेगा तुरंत मार्क करके चल देगा, लेकिन उससे स्ट्रॉन्ग आंसर अगर चौथे नंबर का होगा तो वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे मामले में आप लोगों ने हमेशा सारे ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब ध्यान से देखो जरा, कौन सा शब्द उपसर्ग विधि से निर्मित नहीं हुआ है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं दुलार, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दे दिया। नंबर ऑप्शन बी दिया आपको दुकान, ऑप्शन सी आपको दिया दुधारू, और नंबर डी आपको दिया दुकाल, ठीक है। अब आप देखते पहचान लो कि ये आपका जो दू शब्द है, दू उपसर्ग है इसके अंदर, सबके अंदर उपसर्ग कौन सा है, दू। अब मैं समझाऊंगा कैसे ऑप्शन को मार्क करते हैं, ठीक है, कैसे आंसर चूज करना है। ये उपसर्ग आपका हिंदी का उपसर्ग है, ठीक है। अब सब में दू लगा हुआ है। अब आप पता कैसे चलेगा उपसर्ग विधि से कौन सा मिलता है, कौन सा बना हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, या तो ये विलोम कर देगा, जैसे उपसर्ग जुड़ेगा किसी शब्द में, या तो उसका अर्थ को पलट देगा, उसका जस्ट विपरीत करेगा, या उसके समीप का कोई अर्थ देगा, समीप कोई अर्थ। ये दो चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना। देखो जैसे लार, लार क्या होती है, सिलाई लार, ये वाली लार है, लाड़ प्यार वाला, लाड़ प्यार होता है, तो दुलार लार। अब बताओ, लाड़ का मतलब भी प्यार होता है, दुलार का मतलब भी प्यार होता है, इसका मतलब समीप है कि नहीं है अर्थ के। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता आंसर, उसने नहीं पूछा ना। दूसरा धारू और दुधारू, देखो इस वाले शब्द में दुधारू जो है आपका है, ये दूध से रिलेटेड है, और दुधारू में भी दूध से रिलेटेड शब्द है। इसका मतलब दोनों के दोनों अर्थ को बचाए रखा है, बिल्कुल मूल शब्द इसके अंदर सेम है, ये भी मूल शब्द, ये आंसर नहीं हो सकता। काल और दुकाल, काल का मतलब क्या होता है, समय, और दुकाल का मतलब क्या होता है, जो काल अच्छा नहीं होता, दू का मतलब होता है बुरा।
तो दुकाल ये भी अपना अर्थ को समेटे हुए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ हो आप लोग, ये क्या है, कान, इसमें जोड़ दिया दुकान। आप मुझे बताओ दुकान का और कान का क्या रिलेशन, इसमें बताओ कौन सा अर्थ बचा हुआ है, कौन सा आपने इसको विपरीत बना दिया। दुकान का विलोम शब्द कभी आपने पढ़ा कि दुकान होता है, या फिर आप बताओ कान के समीप अर्थ देने वाला दुकान कैसे शब्द हो जाता है। बाकी सब ने अपना जो मूल शब्द था उसको समेटे रखा, लेकिन इसने उस अपना मूल शब्द खो दिया। तो इसका मतलब आंसर कौन सा है, दुकान। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, देखो आपको, इसमें भी आपको ये बताना कि निर्मित नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कुमाता, ठीक है, कुपुत्र, उसके बाद कुलीन, और एक आपको ऑप्शन दे दिया इसमें कुचालक। ठीक है, इस ऑप्शन को ले लेते हैं। अब आप लोग पहला ऑप्शन पढ़ो जरा, ध्यान से देखना है, ठीक है। कुमाता, माता, कुमाता। आप बताओ इसका मूल शब्द माता है, क्या दोनों शब्दों में माता का अर्थ भाव बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा है। माता का कुमाता उल्टा हो गया, यानी विलोम, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। पुत्र कुपुत्र विलोम कर दिया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। चालक कुचालक विलोम कर दे, भी आंसर नहीं हो सकता। अब आप यहाँ हो गया, आप देखो लीन कुलीन। अरे आप मुझे ये बताओ कुलीन का अर्थ क्या होता है, परिवार, अच्छा परिवार जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कुलीन। जो अच्छे कुल का होता है, अच्छे परिवार का होता है, उसे बोलते हैं कुलीन। लेकिन जब मैं इसमें से कु शब्द हटाऊंगा, कु का मतलब होता है बुरा, ये भी किसका उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग। और लीन का होगा तो लीन का मतलब क्या होता है, ध्यान मग्न। अब आप मुझे बताओ अच्छे परिवार का ध्यान मग्न से क्या लेना देना हो गया, अर्थ पूरा का पूरा नया बन गया कि नहीं बन गया। कहीं से आपको लग रहा है कि इसका मूल शब्द जो लीन है इसने अपने अर्थ को संजोए रखा। इस शब्द के अंदर आपको बशर्ते भले ही आपको इसके अंदर ईन प्रत्यय दिख जाए, प्रत्यय इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर उपसर्ग नहीं है। तो बात समझ में क्या समझाना चाह रहा हूँ, यानी या तो अर्थ समीप रहना चाहिए उसके, या उसका विलोम हो जाना चाहिए, बस। अब मैं आपको उपसर्गों के प्रकार बता दे रहा हूँ फटाफट से। अब देखो आपसे जो उपसर्ग पूछे जाएंगे, ठीक है ना, आपसे पूछ रहा है उपनिधि में कौन सा उपसर्ग है, तो वो तो आप हम जब पढ़ते जाएंगे सब चीज़ें पता ही चल जाएंगी। अब जैसे मैं बात करूँ उपसर्गों की संख्या की, उपसर्गों की संख्या की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो हिंदी के अंदर कितने होते हैं, संस्कृत के अंदर कितने होते हैं, उर्दू जिसके अंदर आपकी फारसी भी आ जाएगी और आपकी अरबी भी आ जाएगी, ठीक है। और लास्ट आपका आता है अंग्रेजी के उपसर्ग। डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस नंबर बता देता हूँ मैं आपको। हिंदी के अंदर होते हैं 13, संस्कृत के अंदर होते हैं 22, उर्दू फारसी के अंदर होते हैं आपके 19 और अंग्रेजी के अंदर होते हैं 6। बहुत आसान है याद रखना। देखो ये 13 है, इसका नंबर कैसे याद रहे, भूलना नहीं है। देखो 1-2 आगे पीछे भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग पर। आपके पास मैं ल्यूसेंट के हिसाब से लिखा दे रहा हूँ आप लोग, क्योंकि एक बुक आपको पता होनी चाहिए कि किसके हिसाब से मैं सटीक डाटा लिखा रहा हूँ। 1-2 आगे पीछे कभी कभी हो भी जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर लेखकों ने जमाना है वो उसके अनुसार मैं डाटा दे रहा हूँ आपको। इसके 13 कैसे याद रखोगे, देखो एक तो ये रहा, इस ह को पलट दो कैसा हो जाएगा 3, तो उसका 13 याद रह जाएगा। अब संस्कृत में हो, देखो 1-2 तो ये रहा और 1-2 ये रहा, कितने हो गए 22। उर्दू में देखो ये क्या है 9, इसका आगे एक और लगा दो 19, तो ये रहा 19। बात समझा, अगर अंग्रेजी है लो 6 कर दो इसका काम कर दो, तो सारे उपसर्ग आप लोगों को इजीली याद हो जाएंगे। इससे शब्द देखोगे शब्द से याद हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो ये थे आपके उपसर्ग। अब इसके बारे में कल मैं संस्कृत से शुरू करूँगा। पहले संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे, अर्थ जानेंगे, उदाहरण देखेंगे, ठीक है। आज मैंने आप लोगों का एक बेस तैयार कर दिया, आधार तैयार कर दिया कि हाँ उपसर्ग भाई क्या होते हैं, यहाँ से ऊपर से क्वेश्चन कैसे आएगा। अब जब इनके प्रकारों से क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आप लोगों को कल अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। बहुत ही डिटेल में हिंदी पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब की बार बैच का नाम ललकार बैच है इसका, और ललकार मतलब एग्जामिनर को ललकार है। अब की बार टेंशन नहीं लेनी है, बस आप लोग हिम्मत से जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।